क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में हम आगे जो नया वंश ले रहे हैं वो वंश है वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके संस्थापक जो थे उसका नाम पुष्यभूति था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी गुप्त वंश के पतन के बाद। स्वाभाविक है, एक वंश का पतन होता है तो उसका नया वंश उसका प्रादुर्भाव होता है। तो गुप्त वंश के पतन के बाद हुआ, 6वीं शताब्दी इसका जो है समय ऐसा माना जाता है जिस समय में इसका जो है प्रारंभ हुआ। इसके संस्थापक पुष्यभूति, ठीक है, वर्धन जो वंश के संस्थापक इनको माना जाता है, जो इनके धर्म में शिव के सूर्य के उपासक थे। ठीक है, उस समय राजधानी थानेश्वर, फिर बाद में कन्नौज भी जो थी वो राजधानी बन गई थी। और इस वंश में जो शासक हुए तो उन शासकों में अगर अपन देखें तो पहले अपन पृष्ठभूमि देखते हैं तो 3 प्रमुख शासक हुए थे। उसमें पहले जो थे प्रभाकर वर्धन और उनके 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन जो है इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बेटा है, बड़ा वाला बेटा राज्यवर्धन, वो शासक बना। किंतु उसके काल में अपन कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं रहा उसका, क्योंकि उसके काल में कई जो है युद्ध हुए और विद्रोह भी जैसे हम कह सकते हैं। तो उसमें जो बंगाल का एक शासक था, गौड़ शासक शशांक, ठीक है, उसके साथ उसके युद्ध में इसमें 606 ईस्वी में शशांक ने इसका वध कर दिया, तो इसकी मृत्यु हो गई। अब उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि जब ये इसका वध कर दिया गया तो इसकी एक बहन भी थी, वो भय के कारण जंगल में चली गई, बहुत समय तक जंगल में रही। ठीक है, और राज्यवर्धन का छोटा भाई था हर्षवर्धन, फिर उसने अपने बहन को ढूंढा, बहन को ढूंढ करके लाया। ठीक है, और उसने 40 वर्षों तक 606 से 647 ईस्वी तक उसने शासन किया। तो हर्षवर्धन जो है वो ये माना जाता है कि एक अंतिम हिंदू शासक था भारत का, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद फिर वो जो इसने जो एकीकरण कर रखा था साम्राज्य का, और उसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो देश को जोड़ करके रखे काफी समय तक। तो उसके बाद क्या है, इसका राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया। तो इसने जब अपना पद संभाला, शासक बना, तो इसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है शशांक के विरुद्ध सेना भी भेजी। और इसकी सेना जब दक्षिण भारत तक भी गई तो वहां पे चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसके साथ इसका युद्ध हुआ। और कहते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है यहाँ पर नर्मदा तक इसको जो है खदेड़ दिया था। तो ये अंतिम हिंदू शासक है, और इसकी मृत्यु के बाद इसका शासन जो था वो छिन्न भिन्न हो गया था। मतलब कोई भी ऐसा शासन इसके बाद में शासक के पास नहीं रहा जिसने इसको जोड़ा। तो ये जो प्रमुख शासक है हर्षवर्धन, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसको कहीं कहीं शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उपाधि शिलादित्य। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक, ठीक है, क्योंकि इसका राज्य जो अभी हम बात कर रहे हैं कन्नौज, ये सब थानेश्वर, ये सब उत्तर भारत में। तो अंतिम हिंदू शासक। इसका साम्राज्य बहुत विशाल, अगर अपन देखिए उत्तर में हिमाच्छादित मतलब हिमसे भरे हुए क्षेत्र कौन से होंगे, हिमालय। ठीक है, तो हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत जो है अपने मध्य भारत का, वहां पर विंध्याचल सतपुड़ा आपने सुना होगा, विंध्याचल पर्वत तक इसकी जो है राज्य की सीमाएं थी। फिर अगर अपन पूर्व से पश्चिम में देखते हैं तो असम में कामरूप एक स्थान है, कामरूप से लेकर के बंगाल, वहाँ गुजरात में सौराष्ट्र, यहाँ तक इसका जो है शासन था। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो पूर्व में शिव का उपासक भी था, सूर्य की उपासना भी करता था। फिर बाद में इसका धीरे धीरे जो झुकाव है वो बौद्ध धर्म की हो गया, बौद्ध धर्म की ओर। और बौद्ध धर्म की जो शाखा है, 2 शाखाएं हैं उसमें, हीनयान महायान। तो महायान शाखा की ओर इसका झुकाव जो है इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि उसका हो गया था। ये हर्षवर्धन जो है ये एक बहुत अच्छा जन कल्याणकारी शासक या जनहित के लिए काम करने वाला शासक माना जाता है। इसने जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। कहते हैं कि वो प्रयाग ने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में प्रयाग में
बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया करता था हर 5वें वर्ष में। बौद्ध समिति भी कहते हैं इसको। बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन का जो है करता था। ये धार्मिक सभाएं भी होती थी हर 5 वर्ष में, ठीक है, जिन्हें महामोक्ष परिषद भी कहा गया। हर 5वें वर्ष में वो यहाँ पे एक बौद्धिक महासम्मेलन का आयोजन करता था और ये लगभग 75 दिनों तक जो है वहां पर इस तरह के आयोजन जो है, सम्मेलन जो है वो चला करते थे। अब इसका नाम इसलिए भी ज्यादा विख्यात है कि जन कल्याण के कार्य तो करता था और कहते हैं कि उस सम्मेलन में जब जाता था तो अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता था। इसके बाद जो भी संपत्ति थी उसका दान उस समय वहां पर कर दिया करता था। तो इसके बाद दानवीर के रूप में भी इसको कहा जाता है। और चूंकि संपूर्ण संपत्ति दान कर देता था तो कहीं कहीं इसको एक नाम भी दिया गया है, हातिम, ये भी इसको कहा जाता था। और इतना ही नहीं, ये जो हर्षवर्धन है इसके साहित्य में भी रुचि थी। इसने 3 संस्कृत में 3 नाट्य ग्रंथ जो है उनकी रचना की थी। तो इनका उल्लेख भी आता है इतिहास में कि 3 नाट्य ग्रंथों की रचना संस्कृत में की थी। ये बहुत विद्वान माना जाता था। ये तीनों के नाम है प्रियदर्शिनी, नागानंद या नागनंदिनी भी कहते हैं इसको, और रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये इसके प्रमुख 3 संस्कृत के नाट्य ग्रंथ हैं जिसकी रचना इसने की थी। इसके दरबार में जो है कई सारे जो है विद्वान कवि, जिसको अपन कहते हैं लेखक, ये थे, ठीक है। उसमें एक प्रमुख नाम जो आता है बाण भट्ट का। किसका नाम आता है? बाण भट्ट का। क्यों आता है? क्योंकि बाण भट्ट ने इस राजा के लिए, इनके उपलब्धियों के लिए एक रचना की थी ग्रंथ की। उसका नाम था हर्षचरितम। बाण भट्ट की रचना है हर्षवर्धन के लिए हर्षचरितम। और इन्हीं बाण भट्ट ने एक रचना और संस्कृत में की थी, कादम्बरी। तो ये भी इनका यहाँ पे जिक्र आता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, गुप्त वंश में, ठीक है, या और अन्य वंशों में कहीं ना कहीं कि न किसी यात्रियों का जिक्र है जो आए हैं और उन्होंने उस राजा के शासन काल का वर्णन अपने किताबों में किया है, अपने ग्रंथों में किया है। तो हर्षवर्धन के काल में भी एक चीनी यात्री ह्वेनसांग का उल्लेख मिलता है कि वो यहाँ पर आया था और उसने राजा के साम्राज्य में जो देखा और राजा के जो इसने अच्छे कार्य देखे उन सब का वर्णन उसने अपने ग्रंथ में किया, ठीक है। तो कहते हैं चीनी यात्री ने सीयूकी, इनकी चीनी भाषा में इस ग्रंथ का नाम है। इसमें इन्होंने हर्ष के बारे में जो है, उसके जन कल्याण के कार्यों के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। और ये कन्नौज में इसके लिए उसने सभा का आयोजन भी किया था हर्षवर्धन ने। और कहते हैं ह्वेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में इसने कुछ समय अध्ययन भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें इसका इसने कहते हैं इसमें अध्ययन इसका ह्वेनसांग ने किया। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये जो उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त वंश के बाद जो वर्धन वंश आया तो इसने जो है अपना जो राजकाज किया उसमें सबसे प्रमुख शासक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? हर्षवर्धन का नाम लिया था। और ये अंतिम हिंदू शासक उत्तर भारत में बात करें। और इसके बाद जो है ऐसा कोई शासक इतना नहीं है जिसने कि पूरे साम्राज्य को एक करके रखा हुआ। तो ये आज हमने बच्चों यहाँ पर पढ़ा वर्धन वंश के बारे में।